टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो या एमपी टेट हो या फिर ईएमआरएस हो या फिर केवीएस हो या फिर एनवीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपका जो एनईपी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम है ईएमआरएस का, उसमें जो एनईपी है, एनईपी 2020, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ये जो आपके 10 नंबर का जो पोर्शन है, ये मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगी। इसके अलावा आपकी जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं, देखिए, अगर आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके की पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें ये टॉपिक आ रहा है तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का, ये एनईपी टॉपिक है, एनईपी 2020, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इसकी फुल फॉर्म है वो है। अब बात कर लेते हैं, ये जो एनईपी 2020 है ये कब आया था। तो अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। अब बात करते हैं, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है तो फर्स्ट कब आई थी, सेकंड कब आई थी। तो देखिए, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है ये 1968 में आई थी, यानी 1968 में आई थी। सेकंड आपकी 1986 में आई थी। और अब ये जो थर्ड आई है, यानी एनईपी 2020, ये कब आई थी, तो ये 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, जिनका नाम था डॉक्टर कस्तूरी रंगन, है ना, के कस्तूरी रंगन। तो इनकी जो अध्यक्षता है, इनकी जो रिपोर्ट है वो 2020 में सौंपी गई थी, उन्हीं के ज़रिए ये बनाई गई है। अब बुनियादी साक्षरता और ये जो संख्या ज्ञान है, ये अप टू थर्ड तक, यानी सारी चीज़ें इसमें भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आपके जो भी सारे डाउट्स हैं आपको इसी वीडियोस में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइएगा, आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। मे बी अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं शॉर्ट में उसको आपको करा दूंगी। तो देखिए, किस प्रकार से इन्होंने जो पॉलिसी थी वो रखी थी। तो देखिए, इसका जो मेनली जो ढांचा है वो किस प्रकार से बनाया गया था, जो स्ट्रक्चर है इसका, वो पहले की एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो वो 10+2 का था, है ना, 10+2 की पॉलिसी थी। उसको हटा के अब क्या स्ट्रक्चर रखा गया है, तो उसको हटा के अब जो स्ट्रक्चर रखा गया है वो 5-3+3 और 4 करके, यानी 5-3-3-4 वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया था। यानी स्कूली शिक्षा आपकी इस आधार पे होगी। कब ये लागू किया गया है, तो ये 29 जुलाई 2020 में ये लागू कर दी गई है। अब बात करते हैं, ये जो 5-3-5-3, ये जो हमने 5-3-3-4 की जो बात करी है, ये क्या है। तो पहले तो हम 5 को उठाते हैं, जो 5 है हम इसको उठाते हैं। देखिए, 5 में क्या है, ये बुनियादी काल रहेगा, जिसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स आप याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इतनी टफ में दे देता है कि आपको इंग्लिश देखनी ही देखनी है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भी प्रॉब्लम रहती है कि मुझे इंग्लिश में नहीं। तो देखिए, कुछ टर्म्स रहते हैं आपको इंग्लिश में भी लर्न करनी चाहिए और आपको आने भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ईजी वे में समझने में जो है, टफ जब आएगा तो आपको ईजी वे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये 5 की बात कर लेते हैं, तो ये फाउंडेशन स्टेज होती है, जिसको हम बुनियादी काल बोलते हैं। इसकी एज क्या रखी गई है टोटल, ये जो 5-3-3-4 की जो स्टेज है, इसकी पूरी स्टेज की बात करें तो ये 3 to 18, यानी 18 साल के, यानी 3 साल से बच्चे की जो एजुकेशन है वो स्टार्ट होगी, और जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा तो तब तक वो 18 साल कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं, ये आंगनबाड़ी, जो 3 साल में जब बच्चा जाएगा स्कूल में। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि हम लोग जब स्कूल जाते थे, या आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के बड़े घर में जो मम्मी पापा होंगे, इवन आप लोग भी अगर पढ़ रहे हैं तो देखा होगा, बचपन में जब स्कूल जाते थे तो बंक मार के चले जाते थे खेलने कूदने के लिए। कई सारे गेम्स उन लोग को दिए जाते थे, क्योंकि खेल में मन लगता था। तो जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, ये इन्हीं सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रख के बनाई गई है, कि बच्चों को क्या है कि शुरुआत के जो जब बच्चा 3 साल का होता है तो शुरुआती साल में उसको आंगनवाड़ी में भेजिए। शुरुआती काल में ही उसको क्या करना चाहिए कि सिर्फ खेल का माध्यम से उसको खेलने दिया जाए, खेलने के माध्यम से उसको सिखाया जाए, पढ़ाई नहीं। कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी, कोई आपको जज नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं। आप खेलिए, आप लर्न करिए, जो आपको चीज़ें घर पे करते थे उसी प्रकार से आप घर पे यहाँ स्कूल में आइए, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए। और देखिए, कई सारे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करके भी अब बच्चों को प्ले ग्रुप में पढ़ाया जाता है।
और सिखाया जाता है बहुत सारी चीज़ें। इसमें बच्चे कलर करना सीखते हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्ले ग्रुप में बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो ये हो गया, यानी जो भी आपकी जो एजुकेशन होगी वो क्या होगी, एक्टिविटी बेस्ड होगी, अनुभवात्मक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, या फिर प्ले बेस्ड बोलते हैं, ये आपकी हो जाएगी। अब सेकंड बात करते हैं, जब ये तो 3 साल का बच्चा हो गया है ना, यानी 3 साल पे जब बच्चा हुआ तब आंगनबाड़ी में हुआ। अब बात कर लेते हैं बाकी के, जैसे बाकी के जो 2 साल हो गए उसमें क्या करेगा, यानी फर्स्ट और सेकंड हो गया, यानी आंगनबाड़ी हो गया और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास हो गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका जो है बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड में, यानी फर्स्ट क्लास में जब बच्चा जाएगा तो शुरुआत के जो उसके 3 महीने हैं, है ना, शुरुआत के जो उसके मंथ हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट बच्चे को एकदम से आप जो है आंगनबाड़ी से उठा के लाए और एकदम से आप उसको उम्मीद कर रहे हैं कि उसको 100 तक या 200 तक उसको गिनती आएंगी, या फिर उसको क्या कहते हैं 10 तक टेबल आ जाएगा। ऐसा नहीं आप उम्मीद कर सकते हो ना, कुछ बच्चों को आता रहेगा, कुछ को नहीं। उसकी आप उसकी समझ कितनी है उसके हिसाब से। तो पहले आप क्या करेंगे, जो आंगनबाड़ी में बच्चे ने सीखा है, जो आप उस बच्चे ने पिछले आंगनबाड़ी में सीख के आया है, उसी से रिलेटेड आप क्लास चलाएंगे, है ना। फिर उसके आगे आप एजुकेशन को कंटिन्यू रखेंगे। इससे क्या होगा कि जिसको बोलते नहीं वार्म अप, तो आप बच्चों को जो है पहले पुराना जो भी पढ़ाया है उसको आप पहले जो है याद दिलाएंगे, उसके बाद में आप बच्चों को नया सिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं, तो 5 की बात होगी। अब बात कर लेते हैं जो 3 है ना, तो 5 में आप समझ गए फाउंडेशन एज में क्या होगा, बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा और क्लास 1 to 2 तक उसको पढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रिपेरी जो एज है, यानी तैयारी की, यानी जो थर्ड जो पहला वाला इसमें 3 है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्लास 3, 4 एंड 5 तक के बच्चे को आपको पढ़ाया जाएगा। तो नॉर्मल उसी के आगे उसका जो प्रोसेस है, जो एजुकेशन है, वो उसकी चलती जाएगी। अगला वाला ये जो 3 है, ये मध्यावकाश है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसमें बच्चा क्या है कि 6, 7, 8 3 क्लास तक जो बच्चे हैं, इसमें 3 क्लास यानी 6 to 6, 7, 8 तक के बच्चों को जो है इसमें एजुकेशन दी जाएगी। और इसमें क्या होगा कि जैसे 6 में जब बच्चा आएगा तो इसको क्या किया जाएगा, जैसे एक बनाया गया था FLN है, इसका जो लक्ष्य है, ये भी मैंने अभी आपको आगे बताऊंगी कि 2025 तक इसमें रखा गया है। और इसको साक्षर बनाने के लिए भी निपुण भारत बनाया गया था, वो भी सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगी अभी। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, जो ये स्टेज है, यानी जो 6, 7, 8 है, इसमें बच्चों को क्या किया जाएगा कि बच्चे को, जैसे कोई भी बच्चा है, अगर वो मान लीजिए कोई बालिका है, वो सिलाई सीखना चाहती है, उसको पेंटिंग करनी है, या उसको कोई भी एक जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का जो कोर्स है 6 से स्टार्ट कर दिया जाएगा कि आप जो है दे सकते हैं। बाकी जो आपकी नो बैग पॉलिसी भी आपकी रखी गई है कि बच्चों को जो है बैग बिना बैग के लाके उनको पढ़ाई करनी। देखिए अभी तक अगर माने तो उसमें ये चीज़ें लागू नहीं करी गई, क्योंकि कई सारे स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इसको परमिशन नहीं देते कि अरे टीचर क्या, मतलब पेरेंट्स हैं वो उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये तो नहीं है ज़मीनी स्तर पे अगर हम बात करें, लेकिन हाँ अगर हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो नो बैग पॉलिसी जो है वो लाई गई है। तो इसमें क्या होता था, इसमें बच्चों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कोई भी बच्चे हैं अगर वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं, जैसे उसमें माली का काम हो गया, बढ़ई का कार हो गया, और है जो भी उसको सीखना है, मछली पालन सीखना है, खेती से रिलेटेड कोई भी वर्क सीखना है, तो वो सारे क्या है वो इसी के अंतर्गत सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये जो 4 आपका दिया हुआ था, तो इस 4 में क्या आएगा आपका, इस 4 में आपका 9 से 12 तक की जो एजुकेशन है उसकी बात की गई है। इसी में आपका देखिए FLN का लक्ष्य रखा गया है। FLN क्या होता है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी होता है। इसका जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। इसी को जो FLN को सपोर्ट कौन करता है, तो निपुण भारत लाया गया था। निपुण भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, तो ये कब लाया गया था, तो 5 जुलाई 2021 को लाया गया था। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। निपुण का जो लक्ष्य है वो 2026 रखा गया है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके बारे में।
तो ये मैंने आपको इसमें बताया। अब देखिए इसमें ये जो 5334 पाठ्यचर्या का था, तो इसको जो है 10+2 में बदल दिया गया था। तो मैंने आपको सारी स्टेप के बारे में बताया, बाकी 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या था कि ये जो GR है उन 2030 तक जो है प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% लाना है। FLN की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, निपुण भारत के जो तहत है, मिशन मोड में कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है इसकी। बाकी कठोर अलगाव की समाप्ति, और जिसे कठोर अलगाव की यहाँ पे हम बात करें तो क्या था, जैसे हमारे टाइम में या अभी तक आप जो एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे थे कि हाई स्कूल में क्या होते थे कि 3 वो चलते थे पार्ट, एक आर्ट साइड होता था, एक साइंस साइड होता था, एक कॉमर्स होता था, है ना। ये चलती थी कि कोई भी बच्चा अगर मैथ नहीं लेता है तो उसको आर्ट में कर दिया, कोई बच्चा कॉमर्स लेता था तो उसको कॉमर्स साइड का बोलते थे कि, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो है 9th में फिर मतलब इस हिसाब से चलती थी। यानी अगर, या ये भी होता था कि 9th और हाई स्कूल सबने कॉमन पढ़ा, उसके बाद में अगर आपको मैथ नहीं अच्छी लगे तो मैथ सबको ही पढ़नी रहती थी। अगर किसी को आगे साइंस पढ़नी है, बायो पढ़नी है, तो मैथ सबको पढ़नी रहती थी। लेकिन क्या होता था, मान लो किसी का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मान लो किसी का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हाई स्कूल करने के बाद ही छोड़ सकता था उसको, ये ऐसा रूल था। लेकिन अब NEP 2020 में क्या हो गया, अगर आपको मैथ नहीं पढ़ना है तो 9th से ही आपको ये है लचीलापन सब्जेक्ट में कर दिया गया है कि आपको अगर मैथ नहीं पढ़नी है, आप कोई भी अपनी पसंद के सब्जेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में आपने देखा होगा, TGT में ही ले लीजिए, या कई सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं। अच्छा, बच्चे ने तो अपनी चॉइस से सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे उसने कुछ एक हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, मैथ ले लिया, या फिर उसने SST ले लिया, या फिर इंग्लिश, मतलब XYZ, उसको जो भी अपना पसंद है उसने एकदम खिचड़ी टाइप में सब्जेक्ट ले लिए। बफर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि हमें जो पसंद है वो हमने अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है, वो सब्जेक्ट उसने ले लिए। अब सब्जेक्ट तो उसने ले लिए और नो डाउट बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन किए क्योंकि उसने अपनी पसंद के किए, लेकिन अब वो जॉब में जाता है तो वहाँ मांग लेंगे कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये कुछ थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसने शुरुआत से लेकर एंड तक तो इसी में पढ़ाई की है। तो ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन हाँ, हम इसकी पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसके नेगेटिव और पॉजिटिव की बाद में बात करेंगे। तो ये कठोर अलगाव की समाप्ति हुई, यानी कला हो गया, विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया, ये सारे जो आपके, आप क्या है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप साइंस साइड से हो, आप आर्ट साइड से हो, या आप कॉमर्स से हो। कॉमन आप क्या है, ग्रेजुएट हैं, या फिर आपने 10th किया है, 12th किया है, इस हिसाब से आप काउंट किए जाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि 6 से 8 तक आपका जो है नो बैक पॉलिसी में ही आपका आ जाएगा, कि 6 में ही आपका व्यावसायिक शिक्षा का जो एकीकरण है, जिसमें स्थानीय शिल्पकारों के साथ इंटर्नशिप शामिल होगी। यानी जो बच्चे हैं उनको बाहर भेजा जाएगा, बाहर इन द सेंस कि जो बाहर आपके एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पे शिल्प कला बहुत अच्छी होती है, जैसे आप मान लीजिए गोरखपुर की है ना, तो जैसे पॉटरी बनती है या किस हिसाब से बढ़ई का काम होता है क्या, तो वहाँ पे उन लोग को ले जाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि किस हिसाब से बनता है, क्या होता है, कैसे, तो वो सीखेंगे उसको। तो ये चीज़ इसमें लागू की गई है। तो और बाकी बात करते हैं मातृभाषा और स्थानीय भाषा की। तो कम से कम ग्रेड 5 तक, 5th की बात की गई है, और अधिकतम 8th तक, उनमें से आगे तक शिक्षा का जो माध्यम है वह स्थानीय भाषा होगा। ये जो मातृभाषा लागू की गई है, जैसे मान लीजिए कहीं की मातृभाषा तेलुगु है तो वहाँ पे करेंगे, हिंदी है हिंदी करेंगे, कहीं की मैथिली है, मतलब जिस हिसाब से जिसकी मातृभाषा होगी उसमें होगी। लेकिन ये देखिए क्या है ना, लागू तो कर दी गई है, लेकिन कई सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लोग इसको नहीं मानते, वो लोग इंग्लिश में ही चलाते हैं। और ठीक है, अगर उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उनको करना भी चाहिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं इसका भी बाद में जाके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा। लेकिन लागू ये किया गया है कि मातृभाषा में ही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन सुधार के लिए। तो रटने की बजाय क्या किया गया है, रटने की बजाय जो है आकलन करने के लिए नियमित योग्यता आधारित जो है वो शिक्षा इन्होंने किया है। तो जो है रटने की बजाय इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नियमित योग्यता, यानी कि आप बच्चों को रटने पे नहीं, उसके रचनात्मक योग्यता पर ज़्यादा बल देंगे। इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया है कि जो पाठ्यक्रम है
उसको भी कम कर दिया। जैसे आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे, बहुत कुछ पढ़ना होता था, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से हटा दी गई हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कभी किसी बड़े एग्जाम को देंगे तो आपको पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट उसमें जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो वो तो अलग बात है, लेकिन अभी हम एनसीएफ पढ़ रहे हैं तो हम एनसीएफ की ही बात, सॉरी एनईपी पढ़ रहे हैं तो एनईपी की ही बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं जीईआर में वृद्धि की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, उच्च गुणवत्ता में जो ये सकल नामांकन अनुपात है इसको बढ़ाना है। इसके अलावा जो विषयक शिक्षा है, विषयक शिक्षा की जब हम बात कर लेते हैं तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो बहुविषयक संस्थान हैं, यानी कला और विज्ञान के एकीकरण। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले आर्ट ले लेते थे, या जिसने बायो ली है या फिर मैथ ली है तो वो बीएससी वाला हो जाता था, जिसने कॉमर्स ली है वो बीकॉम वाला हो जाता था, आगे चल के वो एमकॉम वाला हो जाता था। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब नॉर्मल ग्रेजुएट और नॉर्मल आप जो है पीएचडी या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया हुआ है आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएंगे। इसके अलावा देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें लागू की गई है, जो कि हम +4 वाले में बात कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और उसके जब तक तीनों साल कंप्लीट नहीं हो जाते थे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी कि हाँ आपने जो है तीनों साल नहीं कंप्लीट किया, फर्स्ट कंप्लीट किया। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि ये एकाधिकार प्रवेश और निकास, यानी इसकी बहुत ही अच्छी, यानी आप जब चाहें तब प्रवेश ले सकते हैं, जब चाहें आप अपने प्रवेश से बाहर जा सकते हैं और फिर आप दोबारा आके उसको कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये किस आधार पर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए स्नातक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश एवं निकास के विकल्प रहेंगे, नहीं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन आपके पास रहेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा, मान लीजिए किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है और किसी कारण बस मान लीजिए उसके पास फाइनेंशियल कोई दिक्कत है या फिर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, या उसकी फैमिली XYZ उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कोर्स नहीं कर पाया, उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है, तो भी उसकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। उसको क्या मिलेगा, उसको 1 वर्ष का जो प्रमाण है यानी सर्टिफिकेट ग्रेजुएट वो बोला जाएगा, यानी सर्टिफिकेट ग्रेजुएट उसको बोला जाएगा। अब बात करेंगे उसको कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी 1 साल जब वो करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल का करेगा तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल की बात करेंगे तो उसकी पूरी जो प्रॉपर स्नातक की जो डिग्री है बैचलर्स डिग्री वो उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी बात। अब बात करें स्नातक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो फर्स्ट आपका सर्टिफिकेट, दूसरा डिप्लोमा, तीसरा स्नातक की डिग्री हो जाएगी। अब इसमें बीच में ही ब्रेक लेने या शुरू करने का जो लचीलापन है ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई भी, और हाँ इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो जैसे मान लीजिए उसने यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता है, यहाँ पे नहीं है, मान लो उसने 1 साल यहाँ पे पढ़ा, दूसरी बार वो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो इसकी भी आपको ये है कि दूसरी वो यूनिवर्सिटी उसको अलग से ट्रांसफ़र कर देगी, यानी फर्स्ट आपने इस यूनिवर्सिटी से किया, सेकंड आप उस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई, यानी लचीलापन आपको दिया गया है। संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए क्या किया गया है, तो देखिए बच्चे की जो भाषा है, गणित है, विज्ञान है, इन तीनों का मूल्यांकन किया जाएगा। मेन जो मैंने आपको बताया कि बच्चे का जो पूरा जो मूल्यांकन है, जैसे हम करते नहीं कि योगात्मक मूल्यांकन पहले होता था, तो मूल्यांकन ही अब इसका जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें 3 चीज़ों पर बेस जो है 3 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। जैसे नंबर 1 आपका भाषा, दूसरा गणित है, तीसरा विज्ञान, 3 चीज़ों का मूल्यांकन आपका मोस्ट रहेगा। बाकी तो उसका जो मेन पूरा डेवलपमेंट है उसका तो मूल्यांकन किया ही जा रहा है। इसके अलावा बच्चों का जो 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड है सबसे अच्छा है या नहीं, इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। बहुआयामी कार्ड की यहाँ पे अगर जो बात हो रही है, तो मान लीजिए कोई भी बच्चा है पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, या वो किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो और टीचर क्या करते थे कि मान लीजिए बच्चा मैथ में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा है, तो उसको ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स में अच्छे मार्क्स दे देते थे। ये अंडरस्टूड होता था कि हाँ ये तो बच्चा अच्छा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छा है तो और सारी एक्टिविटीज़ में भी वो अच्छा होगा। तो सारी चीज़ों का, यानी जब यहाँ पे बात आएगी तो सारी चीज़ों का, यानी 360 डिग्री, यानी उसके पूरे बहुआयामी जो है स्कोर कार्ड उसका तैयार किया जाएगा। स्वमूल्यांकन भी इसमें होता था, जैसे बच्चा अपना खुद का स्वमूल्यांकन यानी पोर्टफोलियो भी तैयार करता था कि मैं कैसा हूँ, या किस हिसाब से किस चीज़ों को करता हूँ, या किस हिसाब से मेरी चीज़ें अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें। सहपाठी मूल्यांकन भी होता था, यानी प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता था
प्रोजेक्ट वर्क में ये होता था कि सारे बच्चे, एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता था सारे बच्चों को एक साथ, तो सारे बच्चों में भी ये होता था कि हाँ इसने कितनी हेल्प करी है, या इसने हेल्प की भी है या नहीं की है, या बस ऐसे ही जो है मार्क्स ले लिए हैं, या ऐसे ही वाहवाही लूट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, उसके अलावा जो है टीचर भी उसका असेसमेंट करते थे कि क्या सच में जो है उसका मूल्यांकन करते थे कि क्या सच में बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। अब देखिए परख की हमने बात करी थी, परख की मैंने परख जो था, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है परख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सतत व्यावसायिक विकास है जिसको हम सीपीडी बोलते हैं। सीपीडी क्या होता है कि इसमें टीचर क्या होता था, स्वेच्छा से 50 घंटे के कार्यक्रम में हिस्सा लेता था कि इसमें 1 साल में, तो ये टीचरों की ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। इसमें ये नहीं है कि जो है 50 घंटे एक ही दिन में, नहीं, साल भर में आप भी सीखोगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो कोर्ट है उसका आदेश आया है कि जो लोग टेट पास नहीं है और पुरानी टीचर हैं तो उनको एक टाइमिंग दी गई है। इसमें भी देखिए 2030 तक पूरी हो जानी चाहिए। जो टीचर्स की जो न्यूनतम जो योग्यता है वो कितनी, जो न्यूनतम डिग्री है उनकी वो कितनी, कब तक पूरी है, 2030 तक का उनको टाइम दिया गया है कि 2030 तक आप जो है यूपी टेट पास कर लीजिए या फिर सीटेट पास कर लीजिए, तभी आप जॉब में रहेंगे। तो बहुत सारा इस पर बवाल भी हुआ था, तो वो इन्हीं सारी चीज़ों से, क्योंकि एनईपी लागू हो गई है तो उन्होंने टाइम दिया है। 2025 चल रहा है, 5 साल का और टाइम है, आप लोग चाहें तो अच्छे से कर लीजिए, उन्होंने बोला है क्योंकि एनईपी में लागू किया गया। तो यही है आपका जो है सतत व्यावसायिक विकास। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब मैं फिर से शुरुआत से जो भी सारी स्टेज में, जो स्टेज के बारे में हमने बात करी 5, 3, 5, 3, 4, इस स्टेज के बारे में हमने बात करी है। अब मैं दोबारा से आपको ये सारे जो है रिवाइज करा देती हूँ, तो अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या था कि जो क्लास फर्स्ट है इसके लिए शुरुआत में ही 3 मंथ में जो प्ले आधारित जो तैयारी थी, मॉडल इसका तैयार किया गया था कि बच्चे जो है जो आंगनबाड़ी में सीख के आए हैं उसी के आगे से उनको जो है वो पढ़ाया जाए। इसके अलावा दीक्षा ऐप की भी बात करते हैं। देखिए दीक्षा ऐप क्या होता था, इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इस ऐप का जो दीक्षा ऐप है इसकी फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ये 3 वाले, सेकंड वाले 3 की बात हो रही थी, इसमें क्या था, इसमें 3, 4, 5 यानी इसमें क्लास 3, 4 और 5 की बात हो रही थी। इसमें क्या होता था, इसमें खोज और अन्वेषण के द्वारा यानी संसार के प्रति अपनी समझ कैसे बनाएंगे बच्चे, इसके बारे में इनको सिखाया जाएगा। फिर हमने बात की थी इसमें जो है जो 3 की बात थी, तो इसमें सेकंड वाले 3 में क्या था, सेकंड वाले 3 में मिडिल स्टेज की बात की गई थी। तो मिडिल स्टेज में क्या था कि 6, 7, 8 यानी क्लास की बात की गई थी। एज क्या रखी गई थी, तो जो नॉर्मल एज है वो 11 से 14 वर्ष की जो एज है उसके बारे में बात की गई थी। 6 से ही क्या हो गया था, क्लास 6 से ही जो बच्चे को है जो वो व्यावसायिक शिक्षा जो है वो दी जाने लगी थी। इसमें क्या होता था, देखिए 10 दिन की जो नो बैग पॉलिसी थी, वर्क एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन, इसके बारे में बात की गई थी कि बच्चों को बैग नहीं लाना है, आपको वर्क एंड प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको एजुकेशन दी जाएगी। बच्चों को जो है वर्कशॉप्स दी जाएंगी और बाहर बच्चों को ले जाया जाएगा फील्ड पे देखने के लिए कि किस हिसाब से वर्क होता है। इसी में आपको क्या था कि एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसे आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। इसके पहले की एज वाले में भी जो पहले की जो स्टेज थी उसमें क्या था कि आपको एक भारतीय भाषा सीखनी है। भारतीय भाषा में आपको क्या था, जैसे आप हिंदी है, संस्कृत है, मैथिली है, भारत में हमारी जितनी भी भाषाएं जो हैं भारत में, आप उनमें से एक भाषा को आपको सीखना है। इस वाली स्टेज में आपको क्या है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज के जो है सीख सकते हैं, कोई भी आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। और जब ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी तब इसमें चाइना की जो लैंग्वेज है मंदारिन, वो नहीं रखी गई थी। और तो अब बात कर लेते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज थी उसमें 9 to 12 वाली। इसमें क्या था, इसमें विषयों को लेकर लचीलापन रखा गया था, यानी आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या थी, इसको कम करने के लिए किया गया था कि कोई भी बच्चा है और जैसे कोई भी सब्जेक्ट उसको टफ लगते थे तो अरे नहीं मैं 9 से 12 तक कैसे इन सब्जेक्ट्स को करूँगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो बच्चे छोड़ देते थे। तो वो क्या था, 9 to 12 में अपनी स्वेच्छा से सब्जेक्ट्स को ले सकता था। इसमें बात करें अब ECCE का जो लक्ष्य है वो 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसके लिए भी रखा गया था।
अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम विषय वस्तु को कम करना था। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है और आप न्यू एनसीईआरटी को देखिए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है चेंज की गई हैं, इनफैक्ट कम कर दी गई हैं। इसलिए कम कर दी गई हैं कि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा उनमें जो है थिंकिंग डेवलप की जाए, कि बच्चों को सिर्फ रटाना नहीं है, बच्चों को थिंकिंग डेवलप करनी है कि कैसे बना है, क्यों बना है, कैसे बन सकता है, इसमें कौन सी चीज़ें लागू हुई है, ना कि सिर्फ उनको रटंत विद्या पे जो है ये लाना है। अब बात कर लेते हैं कि देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक मज़ेदार प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये लैंग्वेज को से रिलेटेड था। इसी में एक देखिए आ जाता है ABC, एक आ जाता है ABC, जिसमें क्या था, ABC क्या होता है, ये जो छात्र हैं पढ़ाई के बीच में रोककर ABC एक प्रोग्राम होता, मतलब एक वो होता है जिसमें क्या होता है, बच्चे पढ़ाई बीच में रोककर जो भी हैं वो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि 1 साल की जो पढ़ाई करेंगे उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री मिलेगी। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे के मार्क्स हैं ये जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है, ये हायर एजुकेशन के लिए है। तो इस क्रेडिट में क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जिसने भी पढ़ा तो उसके क्रेडिट स्कोर वहाँ पे जाके ये रख दिया गया, एक बैंक टाइप का, मतलब एक टाइप करके वहाँ पे रख दिया गया उसका डेटा पूरा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बच्चा है A नाम का, तो उसका जो क्रेडिट स्कोर है वहाँ पे सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया गया। अब उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो 10 साल बाद आ रहा है, वो चाहता है कि फिर से मैं सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन लूँ। तो उस व्यक्ति ने अब उस व्यक्ति का जो ID और वो जो जनरेट हुआ था, जो अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, जो बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट है उसका, वो ABC पे उसका जो ये यूनिवर्सिटी के लिए होता है, वहाँ से जाके उसका फर्स्ट ईयर का जो भी डेटा होगा वो वहाँ से निकालेंगे डिटेल्स, उसको सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग फिर उसको एडमिशन देके फिर आगे का उसका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो बनाएंगे। उसके बाद में अगर वो थर्ड ईयर करता है तो डिग्री का उसको बनाया जाएगा। PG की बात कर लेते हैं। तो PG का भी अगर जो कोई भी ग्रेजुएशन 4 साल का करता है तो उसको PG 1 साल का करना होगा, और अगर जो कोई 3 साल का करता है तो उसको PG 2 साल का करना होगा। ये एक इसके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी। ऐसा नहीं कि किसी ने भी 2 साल का किया, डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद में डायरेक्ट वो PG करना चाहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 3 साल का करेंगे तो 2 साल का होगा, 4 का करेंगे तो 1 साल का होगा। ये सारी चीज़ें इसमें लागू की गई हैं। इसके अलावा देखिए सफल प्रोग्राम भी एक रखा गया था। सफल प्रोग्राम क्या होता था, तो ये क्लास 3, 5, 8 में जो दक्षता परीक्षा है इसके लिए एक ये लाया गया था सफल प्रोग्राम। तो ये इसकी बात हो गई। और अब बात कर लेते हैं बच्चे की, जो सफल प्रोग्राम में ही बच्चे की जो भाषा, गणित और विज्ञान का मूल्यांकन है ये रखा गया था। इसी में जो आपका 300 डिग्री बहुआयामी कार्ड की बात करी गई थी वो इसी के अंतर्गत रखा गया था। तो ये तो थे सारे पॉइंट NEP 2020 के। आई होप इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। बाकी एक बार आप को जो मैंने पढ़ाया है आप उसको अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी नहीं है लेकिन मैंने आपको वर्बली समझाई हैं। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और फिर आप इसके कुछ क्वेश्चंस लगाइएगा। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ, टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिल रही हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो, कोई भी आपका सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।